डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आप जानते हैं, सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि एक सेल जो है दो नई सेल्स में डिवाइड होती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि सेल डिवाइड क्यों होती है। सेल डिवाइड होती ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारे टिश्यू या सेल्स जो डैमेज हो गई हैं या ओल्ड हो गई हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। आप जानते हैं, ग्रोथ का एक सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं। जब बच्चा होता है तो बच्चा जो है लगभग 1-1.5 फीट का होता है, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी सेल्स हैं वो नंबर में बढ़ती हुई चली जाती हैं, और जो बच्चा है धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ती हुई जाती है। उसका कारण है लगातार सेल डिवीज़न होना। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में भी लगातार सेल डिवीज़न होता ही रहता है। प्लांट में जो सेल डिवीज़न है वो मेनली जो माइटोसिस है वो मेनली होता है, उनकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें होता रहता है। सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग हैं, बिकॉज जो सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफ़र होता है। प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीज़न होता है उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो एक बैक्टीरियल सेल होती है, पहले उसका जो सिंगल क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमोसोम रेप्लिकेशन से उससे एक नया बनता है। इस प्रकार से 2 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से बाइनरी फिशन से एक बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाती है। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर कंपैरिजन करें प्रोकैरियोटिक से। उनमें जो सेल डिवीज़न होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला कहलाता है माइटोसिस और दूसरा कहलाता है मियोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है वो दोनों प्रकार की सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल दोनों में ही। आप जानते हैं सेल, हमारी बॉडी में सेल 2 टाइप की होती हैं, जो सेल ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं, और जिन सेल में केवल माइटोसिस डिवीजन ही होता है उन सेल को कहते हैं सोमेटिक सेल्स। और इनका काम क्या है? इनका काम है ग्रोथ डेवलपमेंट। इसके अलावा जो जर्म सेल होती हैं ये ऐसी सेल होती हैं जिनका मेन काम होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और और इन सेल में दोनों टाइप का डिवीज़न होता है, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। तो सोमेटिक सेल ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं और इनमें केवल माइटोसिस होता है, और जर्म सेल जो होती हैं वो रिलेटेड होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिन्हें क्या कहते हैं, सेक्स सेल। और जर्म सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप का सेल डिवीज़न होता है। दूसरे टाइप का जो डिवीज़न है वो है मियोसिस। और मियोसिस किस काम के लिए होता है? मियोसिस होता है सेक्स सेल, जिन्हें कि क्या कहते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। और मियोसिस केवल किस टाइप की सेल में होता है? मियोसिस केवल होता है जर्मिनल सेल में, जर्म सेल में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब दूसरे उस पर आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले क्लियर करनी ज़रूरी है, और वो चीज़ें हैं, पहला पॉइंट ये है कि डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, इनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब हम सेल साइकिल या माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें से 3 टर्म्स बार बार आएंगे, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम क्या है, क्या ये डिफरेंट है या क्या एक ही चीज़ है। जो फ्रेंड्स, जो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, है ना। तो डीएनए जो होता है वो बड़ा ही, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और ये बड़ा ही लंबा होता है। अगर हम अपनी बात करें तो एक औसत हाइट का जो ह्यूमन बींग्स होता है उसकी बॉडी में 2 × 10⁻14 मीटर लंबा क्या होता है, डीएनए होता है। और एक सेल में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है ना। तो इतना लंबा जो डीएनए है उसको जो है सेल में रखा
नहीं जा सकता है। इसीलिए जो डीएनए है, डीएनए को पैक किया जाता है। सेम उसी तरह से जैसे कि एक रील का जो धागे की रील होती है, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा हो, एक छोटा सा जो कागज़ का बना हुआ रोड शेप्ड, होलो रोड शेप्ड होता है, उसमें हम लंबी धागे की रील को लपेटते हैं। तो लगभग कई मीटर लंबी जो धागे की रील है उसको हम आसानी से उस पर लपेट सकते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर डीएनए की पैकेजिंग भी की जाती है छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखते हैं डीएनए की जो पैकेजिंग है उसके 5 स्टेप हैं। पहले डीएनए से बनता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बनता है क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से बनता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये लंबा डीएनए है, डीएनए ये उसका व्यास है 2 नैनोमीटर डीएनए है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेटता हुआ चला जाता है और डीएनए की जो लंबाई है कुछ कम हो जाती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि डीएनए पैकेजिंग की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद जो न्यूक्लियोसोम है इसकी लंबाई कुछ कम हो चुकी डीएनए की, न्यूक्लियोसोम फिर कंडेंस होता है, फिर लपेटता है और उससे बनता है क्रोमेटिड। इसका व्यास कितना है, 30 नैनोमीटर। क्रोमेटिन फिर और कंडेंस्ड होता है, फिर और लपेटता है और उसको बनता है क्रोमेटिड। ठीक है। अब क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, डीएनए की लंबाई, डीएनए जो है, डीएनए अपनी संख्या को डबल करता है। तो यानी कि क्रोमेटिड भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और जब दो डबल हो जाएंगे तो दो क्रोमेटिड आपस में एक पॉइंट है जिसका नाम है सेंट्रोमियर। इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोमियर। तो दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर से। अब इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम की कंडीशन में दो क्रोमोसोम किसको कह रहे हैं, जब दो क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्रोमोसोम की कंडीशन में, क्रोमोसोम में कितने डीएनए हैं आपस में जुड़े हुए, 2 डीएनए हैं, है ना। तो अब जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है, इंटरफेस न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस को कहा जाता है जो कि विभाजित नहीं हो रहा होता है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें डिवीज़न नहीं हो रहा होता है, वैसे न्यूक्लियस को कहते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस। तो जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए हमेशा किस रूप में होता है, उसमें डीएनए जो है केवल न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन फाइबर के रूप में ही होता है लाइफ पूरी ज़िंदगी में। ठीक है। और ये डीएनए का जो है एक्टिव रूप होता है, और ये इस एक्टिव फेस में डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो डीएनए कंडेंस हो जाता है और किसका निर्माण बनता है, क्रोमोसोम का। ठीक। तो केवल क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं, केवल सेल डिवीजन के दौरान। और जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है वो उस समय डीएनए किस रूप में होता है, न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन फाइबर के रूप में। और जब सेल डिवाइड होती है तो डीएनए किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में। ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये है क्रोमेटिड। माना हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो यहाँ पर कितने क्रोमेटिड होंगे, अभी सेल डिवाइड नहीं हुई है, सेल डिवीजन की तैयारी चल रही है। क्रोमेटिड है 46। तो सेल डिवाइड, अगर सेल डिवाइड होने लग गई तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। कितने क्रोमेटिड बन गए, 2, 92। यानी कि डीएनए कितने हैं, 92। ये दोनों आपस में जुड़ गए, इनको हमने क्या कह दिया, सिस्टर क्रोमेटिड। और पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम। ठीक है। उसके बाद सेल का क्या हुआ, डिवीजन, माना माइटोसिस हुआ। तो दोनों क्रोमोसोम या दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो गए और प्रत्येक सेल में कितने डीएनए चले गए, 46। ठीक है। अब है दूसरा शब्द है MTOC, ये भी जानना जरूरी है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, आप शब्द से समझ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करने वाला सेंटर्स। ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन्स की बनी हुई जो होलो रोड शेप्ड क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। यानी कि जैसे एक बेलनाकार जो है, होलो बेलनाकार स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये बने होते हैं प्रोटीन्स के। और जैसे एक विशेष प्रोटीन है ट्यूबुलिन, है ना,
तो इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूबुलिन क्या है, माइक्रोट्यूबुलिन क्या है, एक छड़नुमा प्रोटीन के बने हुए खोखले स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मुख्य रूप से किसका काम करते हैं, इनका मुख्य काम होता है सेल के अंदर स्केलेटन का काम करना। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन का काम कौन करता है, हमारी बॉडी में स्केलेटन का काम करते हैं बोन्स, वैसे ही सेल के अंदर स्केलेटन का काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और भी कई स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल को जो ऑर्गेनाइज करने का काम करता है वो करता है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक, अब जो सेंट्रोसोम होता है, ये देखिए उसका स्ट्रक्चर, यह है सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम में दो होते हैं सेंट्रियोल, ये दो क्या है, सेंट्रियोल हैं, और दोनों एक दूसरे से राइट एंगल में लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। और जो सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और इन सेंट्रियोल के चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ एक एमोर्फस इन्वायरमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, इसमें वो प्रोटीन्स होती हैं जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सेंट्रोसोम है और इसके जो पेरीसेंट्रियोल मटेरियल है, इसके प्रोटीन, इसमें मेनली कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इस ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या बनती है, छड़ें बनती है, जिसको हम क्या करें, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, तो सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, इसको कहते हैं एस्टर। आ रहा समझ में, सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल को कहते हैं एस्टर। अब हमें ये देखना है कि सेंट्रोसोम का काम क्या है। सेंट्रोसोम का जो काम है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम होता है, और ये काम होता है एनिमल सेल में। ठीक है, तो क्योंकि सेंट्रोसोम केवल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में। माना ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये लगे हुए हैं, ये हमने मेटाफेज कंडीशन बनाई है। यहाँ पर क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड हैं, तो ये है सेंट्रोसोम। ठीक, तो सेंट्रोसोम से क्या निकल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं। तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आधे निकलते हैं, वो किसको टच करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को, और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ से निकलते हैं, किसको टच कर रहे हैं, आप ये टच कर रहे हैं क्रोमोसोम के इस पॉइंट को, इससे भी निकला इस पॉइंट को, इससे भी निकला इस पॉइंट को। ऐसे ही दूसरा सेंट्रोसोम है, उससे 2 प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, एक निकल रहा है सेल मेम्ब्रेन को टच करने वाला, और दूसरे निकल रहे हैं क्रोमोसोम को टच करने वाला। जिस पॉइंट को ये टच करते हैं, ये पॉइंट होता है सेंट्रोसोम, और ये इसकी कवरिंग को कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं इनको कहते हैं फाइबर। ठीक है, तो जो ये वाले हैं इनको कहते हैं एस्ट्रल फाइबर। क्या नाम है इनका, एस्ट्रल फाइबर या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, और दूसरा जो फाइबर एक सेंट्रोसोम से निकलकर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को टच करते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम और काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर। 3 नाम है, क्रोमोसोम फाइबर और काइनेटोकोर फाइबर और स्पिंडल फाइबर। तो इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जब ये सेल जब डिवीज़न होगी, तो जब ये जो फाइबर है स्पिंडल फाइबर, जब ये छोटे होंगे तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, तो ये जो 2 क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम है क्रोमेटिड यानी कि क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक, आ गया होगा आपके समझ में। दूसरी चीज़, एस्टर किसे कहते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम से निकलने वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इनको मिलाकर क्या कहते हैं, एस्टर। ठीक, अब क्योंकि ये सेंट्रोसोम जैसा स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रल, क्योंकि एस्टर बनता है एस्ट्रल सेल डिवीजन। ठीक, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या एस्टर नहीं बनता है, उसको कहते हैं नॉन एस्ट्रल सेल डिवीज़न।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट सेल में भी यही कंडीशन होगी, तो प्लांट सेल में दोनों क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग कौन करता है? प्लांट सेल में दोनों क्रोमेटिड को अलग करने वाला स्ट्रक्चर भी यही है, यही स्पिंडल फाइबर होते हैं। लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये सेंट्रोसोम से नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये भी किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये सेंट्रोसोम से नहीं निकलते हैं, बल्कि न्यूक्लियस के बगल में एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, उस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। अंदर पूरा ध्यान से समझ लीजिए। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, उससे माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई छड़ें निकलती हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? एस्ट्रल फाइबर, और इसको कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। ठीक। अब लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं होती है, प्लांट सेल में एस्टर नहीं बनता है। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर जरूर बनते हैं, लेकिन ये निकलते हैं किसी दूसरे सेंटर से, और वो सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं उसका वीडियो भी डालने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें। और आपके जो क्वेश्चन हैं आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।